हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज आपके सामने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का हम क्या लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ठीक है, चले तो अब बढ़ते हैं हम अपने आगे पहला ऑब्जेक्टिव की ओर। पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, 8 कूलाम ऋण आवेश, मतलब हमें Q बराबर कितना दिया गया है, 8 कूलाम दिया गया है। ठीक, और इसमें हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। तो हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है। ठीक है, Q बराबर क्या होता है, N होता है। तो Q दिया गया है 8, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो हमें निकालनी है, और E का मान कितना दिया गया होता है आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, ना होता है, जानते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से हम N बराबर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 गुणे 10 की घात, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पेस कम है, 5 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि कौन सा है ऑप्शन आपका, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। ठीक है, जिसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो इसका जो मात्रक है, हम जैसे मान लीजिए हमें नहीं डायरेक्ट याद हो पा रहा है, तो हम इसको सूत्र से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R² होता है, कूलाम का नियम है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालना है। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई सॉरी, मैं क्लियर एक बार कर देती हूँ, यहाँ से क्या है, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 बराबर जो हमारा सूत्र बनेगा वो बचेगा 1/4 पाई F, एप्सिलॉन 0 की जगह F आ जाएगा, और इंटू में Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, तो इससे जब हम मात्रक बनाएंगे तो हमारा मात्रक क्या बनेगा, ऊपर क्या है, Q1 Q2 है, तो मतलब कूलाम स्क्वायर हो गया प्रति 4 पाई, तो आपका कांस्टेंट है, बल का नियतांक होता है न्यूटन, और यहाँ पे दूरी दी गई है तो मीटर स्क्वायर। ठीक, चेक कर लेते हैं कि यहाँ से हमारा जो मात्रक निकल रहा है वो कहाँ पे है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया है। दूसरा दिया है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और चौथा दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा निकल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा हमारा सही निकल रहा है, पहला ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्या दिया गया है, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है हमें। ठीक है, क्या करना है हमें, अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पहला 10 टू की पावर 43, 10 टू की पावर 39। ठीक है, अगर हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ जाएं तो दिया गया है आपको 10 टू की पावर -39 और 10 टू की पावर -43। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसने पूछा क्या है आपसे, गुरुत्वीय मतलब Fg और अपॉन Fe,
मतलब गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल के बीच का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल का सूत्र आप जानते ही होंगे, F बराबर क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका जो वैद्युत बल होता है, इसका भी अभी मैंने बताया कूलाम का नियम। ठीक है, क्या Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो इन दोनों का जो हमारा रेशियो है वो क्या आता है आपका, ठीक है, क्या है 10 टू की पावर 43, 10 टू की पावर 39। अगले पेज पे पहुंचते हैं, 10 टू की पावर -39। ठीक है, इसके बाद है 10 टू की पावर -43। तो जो आपका एफ जी और एफ ई का जो रेशियो आता है वो निकलता है 10 टू की पावर -43। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सॉल्व सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बराबर द्रव्यमान के गोले दिए गए हैं ए और बी। ठीक है, इन पर आवेश कितना दिया है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात उनके द्रव्यमान क्रमशः कितना एम ए और एम बी हो तो इनमें हमें संबंध बताना है कि क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है एम ए बराबर एम बी, दूसरा दिया है एम ए ग्रेटर देन एम बी, तीसरा दिया है एम ए लेस देन एम बी और चौथा दिया गया है एम ए डबल ग्रेटर देन एम बी। ठीक है, तो जो गोले एक पर है वो प्लस पॉजिटिव चार्ज है और जो बी पर है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब दोनों के आवेशन बताना है। तो आवेशन का मतलब होता है कि जब इन दोनों को हम संपर्क में रखेंगे तो आवेश क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो आवेशन के पश्चात जो द्रव्यमान होगा वो किसका ग्रेटर होगा, ऋणात्मक आवेश का। ठीक है, और जो पॉजिटिव आवेश है इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा आपका, लेस देन हो जाएगा। मतलब एम ए लेस देन क्या आना चाहिए आपका, एम बी। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा दिया गया है आपको, तीसरा वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के, ठीक है, का मान हो सकता है, ये बताना है हमें। तो परावैद्युत पदार्थ का जो मान है वो कितना है, देख लीजिए। सबसे क्या है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है कितना, -3, 0.7 और 6। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है उसका मान 1 से क्या होता है, ग्रेटर ही होगा 1। मतलब अगर हम सीधे सीधे कहें आपसे कि जो k है वो ग्रेटर देन इक्वल कितना होता है, 1। मतलब 1 से ज्यादा होगा या 1 के बराबर होगा, मतलब उससे लेस देन नहीं होगा। तो आप अपने ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका 6 दिया गया है। बाकी के 3 ऑप्शन में, ठीक है, -3 है, 0 है और 0.7 है, ये तीनों मान ही 1 से क्या है, लेस है। तो आप इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक, अगला देखते हैं कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, या घट जाएगा, वही रहेगा, या शून्य हो जाएगा। ठीक है, चेक कर ले क्या है अपना कि वायु में रखे दो आपके क्या है, धनावेश के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है आपका, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, बी नंबर। अगला पढ़ते हैं कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है, तो गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, कूलामीय बल और चुंबकीय बल। ठीक है,
तो आपको पता है कि आप वैद्युत आवेश और वैद्युत बल पढ़ रहे हैं क्षेत्र, तो इसका मतलब है कि परमाणु के अंदर जो आपका बल लगेगा वो कौन सा होगा, कूलामीय बल, क्योंकि परमाणु के अंदर अल्फा कण है और परमाणु का नाभिक होता है, मतलब दो आवेश हो गए Q1 और Q2, तो दो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, आपका कूलाम का नियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सूत्र अगर हम देखें तो E बराबर होता है F/Q0। ठीक है, तो इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम बनेगा। देख लीजिए कहां पर है, पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन कूलाम, दूसरा दिया है कूलाम प्रति न्यूटन, तीसरा दिया है न्यूटन प्रति कूलाम और चौथा दिया गया है जूल प्रति न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है क्या, एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा किरणों को कि गामा किरणों को। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, वो आपका अल्फा किरणों को। एक्स किरणें वैद्युत क्षेत्र पर बुनी होती है, न्यूट्रॉन भी नहीं निकलते हैं, गामा किरणें भी विक्षेपित नहीं होता। कौन सा कण विक्षेपित हो जाता है, आपका अल्फा कण। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला दिया है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तो हमें बताना है कि उन पर लगने वाला वैद्युत बल बराबर होगा, बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे या त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, समान वैद्युत क्षेत्र में है, तो इनके बीच जो फोर्स है ये कैसा होगा, बराबर होगा। मतलब इन दोनों का फोर्स परिमाण कैसा निकल आएगा, बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र E तथा P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण होता है PE cos थीटा, PE sin थीटा, शून्य या PE sin EP sin थीटा। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑप्शन आपका कौन सा, बी और ऑप्शन डी है, दोनों सेम लिखा है। बस फर्क क्या है आपका कि बी में PE sin थीटा लिखा हुआ है और चौथे में EP sin थीटा लिखा हुआ है ना। मतलब केवल P और E की जगह को हमने क्या बदला है, बदल दिया गया है। लेकिन आपको ये समझना है कि जो sin थीटा होता है वो हमेशा क्रॉस में आता है, जानते हैं आप, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र वाला है आपका वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी नंबर। ठीक है, मतलब PE sin थीटा, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो आप जानते हैं कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये क्रमविन्वय नियम का पालन नहीं करता है। क्योंकि आप क्रमविन्वय नियम का पालन नहीं करता है तो इस वजह से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र का आघूर्ण एक वेक्टर है होता है जिसकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, धन से ऋण की ओर और ऋण से धन की ओर। तो आपको ये पता होगा कि हम विद्युत पढ़ रहे हैं तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ये दो ऑप्शन तो आपके रॉन्ग हो गए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन चलेगा आपका, धन से ऋण की ओर होता है या ऋण से धन की ओर होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कहां से कहां की तरफ होता है आपका, ऋण से धन की ओर। कोई भी बल रेखाएं होती हैं वो माइनस Q से कहां की तरफ निकलती हैं, प्लस Q की तरफ निकलती हैं। ठीक है, तो जो जिस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, ऋण से धन आवेश की ओर। ठीक, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलिए, इतने ही क्वेश्चन है हमारे आज के। ठीक है, और यदि आपको समझ में आया हो तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया करूंगी। ठीक है, चलिए, अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।